वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव। तो नया साल शुरू हो गया है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2024 में आप अपने लिए कैसे चुने सही म्यूचुअल फंड? ये सवाल हर निवेशक के मन में है। जो लोग पहले से निवेश कर रहे हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में अभी क्या करना चाहिए, और जो नया निवेश करना चाहते हैं वो किस तरह के स्कीम्स का चुनाव करें। दरअसल म्यूचुअल फंड हर महीने किस्तों में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी सिप के जरिए आप इसमें छोटी सी रकम से निवेश कर सकते हैं और ये निवेशकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो इस साल निवेश शुरू करने वाले हैं, तो क्या केवल एक सिप के जरिए आप इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट यानी अलग अलग एसेट में एक साथ निवेश कर सकते हैं? वैसे ऐसे निवेश का विकल्प आपको दे रहा है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और हमने देखा है कि कंपनियों का रुझान भी इनकी तरफ काफ़ी बढ़ा है। 2023 को अगर मैं कहूँ तो एनएफओस जितने आए हैं उसमें हमें म्यूचुअल फंड के मल्टी एसेट कई सारी स्कीम्स नजर आई, जैसे कि ईडलवाइज अपना मैफ लेकर आई, वाइट ओक कैपिटल, डीएसपी, कोटक अपना मल्टी एसेट फंड लेकर आई थी सितंबर के महीने में, श्रीराम लेकर के आई थी, और जनवरी 2024 की शुरुआत में भी मल्टी एसेट फंड्स की ही लाइन लगी हुई है। तो जनवरी में ही हम देखने वाले हैं कि सुंदरम म्यूचुअल फंड अपने मल्टी एसेट फंड का एनएफओ ला रही है, मिराई एसेट लेकर आ रही है और बंधन भी लेकर आ रही है। तो यानी मल्टी एसेट फंड में रुझान बढ़ रहा है। लेकिन अब समझिए कि इसमें लोगों का निवेश किस तरह से बढ़ा है। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो जो डेटा मैंने कंपाइल किया है वो एम्फी की वेबसाइट से लिया हुआ है, और इसमें आपको पता चलेगा कि 30 नवंबर 2022 में मैफ के अंतर्गत 22,361 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, यानी इतना पैसा था इन फंड्स में जो आया था। अब यही नवंबर 2023 में बढ़कर 48,634 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसने डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हमने एयूएम में देखी है। एयूएम में 117% की बढ़त आई है। तो क्या होते हैं ये मल्टी एसेट फंड, क्यों कंपनियां इन्हें क्यों इतने सारे लॉन्च कर रही हैं, इन स्कीम्स में क्या खास है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, आपके पोर्टफोलियो में ये सही बैठता है या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग। थैंक यू सो मच मोहित, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। शुक्रिया आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। Yes, and it's always a pleasure talking to you. और अगर आप भी मोहित से सीधा बात कर सकते हैं, यानी आप सीधा सवाल भेजें ना। कई लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में सवाल भेजना भी शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच। विक्रम प्रभु, विवेक गोयनका, मैं आपके सवाल लेने वाली हूँ, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं भेज पाए मैं उन्हें बताना चाहती हूँ मोहित से आप डायरेक्टली सवाल हमारे शो के जरिए कैसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9311211874 पर, या फिर आप हमें money9query@tv9.com पर ईमेल कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लाइव शो के दौरान भी आप इंस्टा में लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप यूट्यूब पर लाइव पूछे अपने सवाल में जितने ज़्यादा डिटेल देंगे, आप अपने निवेश को आप कितने समय तक करना चाहते हैं, आपकी उम्र क्या है, क्या कोई लक्ष्य है आपका उस निवेश को लेकर के, अगर ये सारी बातें शेयर करेंगे ना तो मोहित के लिए भी आसानी होगी आपके सवाल को समझने में और आपको सटीक जवाब देने में। लेट्स वेलकम मोहित वंस अगेन। मोहित, बताइए ना, ये मल्टी एसेट फंड्स को लेकर क्या दीवानगी छाई हुई है? इतने सारे हमने मल्टी एसेट फंड 2023 में देखे, एक लाइन लग गई थी, इतने सारे थे कि सितंबर में ही जो नेट इनफ्लो मल्टी एसेट फंड में बहुत अच्छा खासा रहा था, क्योंकि लगातार 3 कंपनियों ने लॉन्च किया था, जहां तक मुझे याद है डीएसपी, कोटक और एक और कंपनी, और अब जनवरी में तो 3 कंपनियां हैं जिनके इनवाइट मुझे आ चुके कि उनका एनएफओ आ रहा है, बंधन, मिराई एसेट और सुंदरम म्यूचुअल फंड्स। क्या वजह है, व्हाई दिस लव टुवर्ड्स मल्टी एसेट फंड्स? बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका आपने कि मल्टी एसेट फंड्स की जैसे बाढ़ सी आ चुकी है मार्केट में, एक अलग ही उफान आ रखा है। और इस साल का आगाज भी 3 नए एनएफओ जो आए हैं शुरुआत में ही, वो तीनों ही मल्टी एसेट फंड्स के हैं। तो देखिए, कैटेगरी बहुत पॉपुलर हो गई है हाल ही में, और जैसा कि आपने आंकड़ों से दिखाया भी कि जो एयूएम है इस कैटेगरी में वो एक ही साल के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस कैटेगरी में आपको एक बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, एक बहुत अच्छा मिश्रण कह लीजिए, एक बहुत अच्छा बुफे जिसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको सारे ही फ्लेवर्स जो हैं खाने के वो सभी एक साथ में मिल जाता है।
तो आपको इक्विटी भी मिल जाता है, आपको डेट भी मिल जाता है, आपको कमोडिटीज भी मिल रहा है। बहुत सारे मल्टी एसेट फंड्स हैं जो थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी करते हैं, वो कुछ मात्रा में रीट इन्विट्स भी अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं। तो मतलब जितनी एसेट क्लासेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने तरह के जितने प्रकार के निवेश हो सकते हैं, उन सभी का एक अच्छा मिक्सचर इसके अंदर बना दिया गया है। और इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के कारण भी है प्रियंका। सबसे पहली बात तो ये कि आई थिंक ये एक नया एसेट क्लास है, नया कैटेगरी है, सॉरी। तो जहां जहां जिन फंड हाउसेस के पास शेल्फ पर ये ऑलरेडी नहीं था, तो सेबी के रेगुलेशन से उन्हें अलाउड है कि वो एक नया स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। तो वो सारे फंड हाउस चाहते हैं कि अपने शेल्फ पर वो मल्टी एसेट कैटेगरी को ज़रूर से ज़रूर या जल्द से जल्द लेकर आए, बिकॉज मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड भी है। ओके। अब मार्केट में इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि एक ये आपको इक्विटी के अपसाइड के साथ में थोड़ा कंजर्वेटिव भी पोर्टफोलियो में एक स्वरूप देता है, और थोड़ा सा आपको बैलेंस कर देता है, और थोड़ा आपके रिस्क को मॉडरेट कर देता है। क्योंकि डेट और कमोडिटी इक्विटी की चाल के हमेशा थोड़ा सा विपरीत चलते हैं। तो जब इक्विटी बहुत तेजी से चल रहा है तो डेट और कमोडिटी आपको एक नॉर्मल रिटर्न देंगे, पर जिस टाइम इक्विटी खराब जाएगा तो वहां पर आपको डेट और कमोडिटीज का सहारा मिलेगा, और पोर्टफोलियो एक तरह से बैलेंस्ड फंड के जैसे ही कह लीजिए, या फिर एक थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क के साथ में चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इसे बहुत बड़ी मात्रा में जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इसे अपना रहे हैं। ओके। तो आपने जैसे कहा कि आपको ये देते हैं इक्विटी, डेट, कमोडिटीज। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इन्विट्स यानी कि रियल एस्टेट में भी आपको दे देते हैं। आपने बताया इंटरनेशनल इक्विटी में भी आपको एक्सपोजर दे सकते हैं, और इसीलिए ये आपके शायद रिस्क को थोड़ा सा कम करने में मॉडरेट रखते हैं। लेकिन आप किस तरह के निवेशकों को कहते हैं कि ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? एंड ऑल्सो रिटर्न का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ पुराने भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नए भी बहुत सारे आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप जब चुनने जाएं तो आप पुराने लॉट में से उठाएं मल्टी एसेट स्कीम कोई जो न्यूली लॉन्च है उनसे, अभी उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। प्लस ऑल्सो किस तरह के इन्वेस्टर्स को आप सलाह देते हैं कि आपके लिए मल्टी एसेट स्कीम एक अच्छी स्कीम हो सकती है, जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं उनके लिए अच्छी है? जी, तो प्रियंका इसमें देखिए दो तीन तरह के या दो तीन प्रकार के निवेशक हैं जिनके लिए ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। एक वो निवेशक जिसे कोई एक्टिव एसेट एलोकेशन कॉल नहीं लेना है खुद से। तो ओके। मान लीजिए कि मैं एक ऐसा निवेशक हूं जिसे खुद से ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना कमोडिटीज लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब किसकी मात्रा को बढ़ाना है, घटाना है, और मैं अपने आप से ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा एसेट क्लास किस समय में अच्छा करेगा। तो उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि वो एक मल्टी एसेट फंड ले लें अपने पोर्टफोलियो में, जहां पर फंड मैनेजर खुद से इन सभी एसेट क्लासेस का जो कंपोजिशन है उसको चेंज करते रहेंगे। उसमें क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं ठीक लग रहा है, किसकी मात्रा को बढ़ाना है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक सहूलियत यह है कि आपका एसेट एलोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको सारी ही एसेट क्लासेस का हिस्सा मिल रहा है, सब में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और आपको उसके लिए कुछ अलग से सोचना नहीं है, या अलग से आपको उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो वो निवेशक जो कि ये करना चाहते हैं। दूसरा, जो थोड़े से कंजर्वेटिव निवेशक हैं, जो इक्विटी का अपसाइड चाहते हैं बट थोड़ा सा पोर्टफोलियो को सेफ्टी भी देना चाहते हैं, चाहे वो रिटायर्ड कैटेगरी के हों या फिर वो कुछ ऐसे निवेशक हो जिनके कुछ लक्ष्य बहुत करीबी समय में आने वाले हैं, जिनका समय सीमा या समय अवधि बहुत लंबी नहीं हो, या जनरली जिन्हें रिस्क ज्यादा नहीं लेना है अपने पोर्टफोलियो में। तो उस तरह के निवेशकों को भी ये कैटेगरी काफी अच्छी तरीके से आ सकती है। तीसरा, मैंने ये भी देखा है प्रियंका, कि जहां पर निवेशक डेट में निवेश करना चाहते हैं पर वो डेट का टैक्सेशन नहीं चाहते हैं, ओके। बिकॉज पिछले बजट में डेट फंड्स को पूरी तरह से टैक्सेबल कर दिया गया। तो कुछ ऐसे भी निवेशक हैं जो डेट और कमोडिटीज चाहते हैं बट पूरा टैक्स नहीं देना चाहते। तो थोड़ा टैक्स एफिशिएंट वे से अगर करना चाहें तो आपके पास में सिर्फ बैलेंस्ड या फिर मल्टी एसेट कैटेगरी ही बच जाती है, और वहां पर भी मैंने देखा है कि कुछ निवेशक अपना रुख इन कैटेगरीज में कर रहे हैं।
ओके, सो अलग अलग एसेट को आप एक ही स्कीम के जरिए जो है आप उसमें निवेश कर पाते हैं। मल्टी एसेट ये सहूलियत आपको दे रहा है। इसमें मिनिमम जो है हर एसेट में 10% एलोकेशन होना ज़रूरी है, जो सेबी की गाइडलाइंस कहती है। और जब मैं इन सारी फंड्स को देख रही थी तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो है सबका झुकाव जो इक्विटी सबसे बड़ा पोर्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि डेट ज़्यादा बड़ा पोर्शन रख रहा है, जो मुझे नज़र आया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ऐसे भी हैं कुछ ऐसे मल्टी एसेट जो डेट पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं या कमोडिटी पे, इक्विटी पे ज़्यादा फोकस है? वाई सो? इफ़ इट्स अ मल्टी एसेट देन कोई ऐसा भी होना चाहिए जो डेट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हो या कमोडिटीज़ पर, लेकिन इक्विटी पे ही ज़्यादा फोकस है। वाई सो? टैक्सेशन है रीज़न? प्रियंका, इसका सबसे बड़ा कारण टैक्सेशन ही है। ओके। जैसे ही आप 65% के ऊपर इक्विटी कंपोजिशन रख देते हैं तो आपको इक्विटी टैक्सेशन का लाभ मिल जाता है, जो कि 10% है लॉन्ग टर्म गेन्स। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि कुछ मल्टी एसेट फंड ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा इक्विटी का परसेंटेज कम कर कर डेट को और कमोडिटीज को 40-50% तक ले जाएंगे इन एग्रीगेट। तो वहां पर हो सकता है कि आपको प्रॉपर इक्विटी टैक्सेशन नहीं मिले। तो निवेशकों से यही सलाह रहेगी या फिर राय रहेगी कि वो अच्छी तरह से देखकर कि क्या कंपोजिशन है और फंड हाउस क्या बोल रहा है कि कितना कंपोजिशन वो भविष्य में रखना चाहेंगे, उसी हिसाब से वो इसमें निवेश करे। और ये बात भी सही है कि कमोडिटीज का जो अलोकेशन है प्रियंका, वो मोस्टली 10% से 15% के बीच में ही है। किसी ने भी अभी बहुत अग्रेसिव कमोडिटी कॉल नहीं लिया है, यानी सोने और चांदी पर किसी ने बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं किया है। उसी तरह से रीट और इनविट में भी 2 से 5% के बीच का एलोकेशन है, एब्सोल्युटली। यहाँ पर भी है, और वहां भी बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं दिया गया है। ओके, अब रिटर्न बता दीजिए, देन आई मूव ऑन टू व्यूअर क्वेश्चंस। रिटर्न के फ्रंट पर मल्टी एसेट फंड्स का प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है? आप इन लोगों को इन सब सारी स्कीम्स को क्लोजली वॉच करते हैं, आपने क्या पाया है? देखिए प्रियंका जी, आपके दो क्वेश्चंस का मैं एक साथ में जवाब देता हूँ। पहला कि रिटर्न के नज़रिए से अगर आप देखें तो कुछ आपको 20 से 28% के बीच के रिटर्न रेंज दिखेंगी लास्ट एक साल में। डिपेंडिंग कि किसने कितना ज़्यादा इक्विटी ले रखा था, उसने उतना ही ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने फंड में, बट वही रेंज है। इसको अगर आप कंपेयर करें निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 ने 20% का रिटर्न दिया है लास्ट कैलेंडर ईयर में। तो इन फंड्स का प्रदर्शन निफ्टी 50 से तो बेहतर ही रहा है या फिर उसके बराबर रहा है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे, जो कि इतना लाजमी नहीं है, तो वहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा रहे हैं इक्विटी में, और इसका रिटर्न उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा फीका लगेगा। बट जो बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिहाज से मैं देखूं तो 20% के ऊपर या उसके आसपास का रिटर्न लास्ट ईयर में बहुत ही शानदार रिटर्न है। एक क्वेश्चन आपका मुझसे रह गया था ये कि क्या निवेशकों को पुराने मल्टी एसेट फंड में निवेश करना चाहिए या जो नए आ रहे हैं उनमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जिस तरह के निवेशक के फाइनेंशियल गोल्स या फिर उनका रिस्क एपेटाइट इस तरह के कैटेगरी में आने की के लिए उचित है, वो देखिए, कोई भी फंड का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। सिर्फ मेरे ख्याल से एक ट्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, जो कि जब रिकैटेगराइजेशन हुआ था तो उन्होंने अपने पुराने फंड को मल्टी कैप कर दिया था। बाकी अमूमन सारे फंड हाउसेस ने अब नए स्कीम ही लॉन्च किए थे। तो यहाँ पर सभी का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बट फिर भी मेरी ये राय रहेगी कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक साल से ऊपर हो चुका है, उन्हीं में अगर निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर आप कंफर्टेबल है किसी नए फंड हाउस या नए एनएफओ से, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके थोड़े से बेनिफिट्स हो जाते हैं कि वो एक नए सिरे से नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्हें पता है कि इस साल के हिसाब से क्या अच्छा दिख रहा है, तो वो वहां पर निवेश कर सकते हैं बनिस्पत की जो पिछले साल निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अब उन्हें अपनी पोजीशंस चेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ओके। आई थिंक इसमें कुछ सही गलत नहीं है, जैसा सबको ठीक लगे। एंड लास्ट क्वेश्चन कि हमने 2 दिन से हम देख रहे हैं इक्विटी बाजार में प्रॉफिट टेकिंग जैसा माहौल बना हुआ है, जैसा कि अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार जो है हर दिन एक अच्छे हाइज बनाते हुए दिखे थे। तो इस तरह के जो बाजार होते हैं उतार चढ़ाव वाले, क्या ऐसे बाजारों के लिए मल्टी एसेट फंड निवेश अच्छा हो सकता है? ऐसे निवेशकों को जो, क्या हम बाजार के उतार चढ़ाव को, वॉलेटिलिटी को इससे मात दे सकते हैं मल्टी एसेट फंड से?
देखिए, बाजार के उतार चढ़ाव के लिहाज से अगर आप सोचें तो आपको सारे एसेट क्लासेस का एक अच्छा मिश्रण अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि डेट और कमोडिटीज मिलाकर या फिर दूसरे एसेट मिलाकर 35% से ज्यादा का हिस्सा नहीं है सारे मल्टी एसेट में, तो वो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी को तो हैंडल नहीं करेगा। बट हाँ, कुछ हद तक घिरते हुए मार्केट में ये आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट जरूर देगा। तो जहां पर भी आपको लग रहा है, जिन निवेशकों को ये लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है और फिर भी वो इक्विटी में रहना चाहते हैं, थोड़े से अपसाइड के लिए एसेट एलोकेशन को इक्विटी की तरफ टिल्ट रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में ये जरूर आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा संतुलन देगा और गिरावट को जो है वो काफी हद तक रोक भी लेगा।